नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट पेपर वन, और पेपर वन में भी हम इससे पहले आप लोगों की 2 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं। तो यूनिट वन पढ़ रहे हैं हम लोग पेपर वन में, यूनिट वन। और यूनिट वन में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, शिक्षण अभिवृत्ति की इससे पहले 2 क्लासें आपकी आ चुकी है। अब उसी टॉपिक से संबंधित आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उनके संबंध में ये क्लास आपकी रहेगी। तो 25 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए जी, तो करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वो वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए जी, तो सबसे पहले देखेंगे आज हम जो है एमसीक्यू, जो पिछली 2 क्लासें पढ़ी हैं उन्हीं से संबंधित एमसीक्यू में इसमें आपको कराने वाला हूं। जो पिछली क्लासें पढ़ी हैं उन्हीं से संबंधित जो एमसीक्यू रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है। शिक्षण की अवधारणा एवं उद्देश्य से संबंधित ये क्वेश्चन रहेगा आपका। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे हम कितने भाई, 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी आपकी, ये आपकी क्लास रहेगी। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है वो आ चुका है, कौन सा, वो है जी आपका, शिक्षण की मूल प्रकृति क्या है। तो शिक्षण की जो मूल प्रकृति होती है, तो ठीक है, फंडामेंटल जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये आपको इसमें बताना है। देखिए, शिक्षण की जो मूल प्रकृति होगी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहली क्लास में ही, पहली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जो शिक्षण की मूल प्रकृति होती है वो शिक्षक और छात्र दोनों पर आधारित होती है। शिक्षक और छात्र दोनों उसमें आपके दोनों पर आधारित होती है, दोनों का होना जरूरी है। तो एक प्रकार की कैसी होगी, ये सामाजिक प्रक्रिया होगी। ठीक है, कैसी प्रक्रिया होगी, एक सामाजिक प्रक्रिया होगी। तो शिक्षण की मूल प्रकृति कहा जाएगा, एक तरह से कहा जाए तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो बताओ भाई, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का जो बेसिक उद्देश्य है वो क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट जो है इसका आंसर दीजिएगा आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जो है इसके आंसर दिया करो भाई। ठीक है, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होगा। देखिए, शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है, शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होगा। ए में दिया गया है आपका सूचना देना, बी में है आपका प्रश्न पूछना, सी में है छात्रों छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, और डी में दिया गया है कक्षा का नियंत्रण। तो क्या कक्षा पे नियंत्रण करना होता है? जी नहीं। सूचना देना होता है? जी हाँ। प्रश्न पूछना होता है? जी हाँ। इसके अलावा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना भी होता है। तो सबसे सटीक जो आंसर इसका होगा वो होगा छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास, यानी कि सब तरह का विकास करना, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, राजनीतिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, तो सारा विकास करना होगा। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रभावी शिक्षण में सहायक नहीं होता। तो बताओ भाई, कौन सा वो तत्व है जो प्रभावी शिक्षण में सहायक नहीं होगा। प्रभावी शिक्षण में कौन सा तत्व सहायक नहीं होगा। स्पष्ट उद्देश्य सहायक होता है या नहीं होता, ये तो होता है। शिक्षण सामग्री, ये भी आपका जो है सहायक होगा। ठीक है, इसके अलावा छात्रों की अनुपस्थिति और शिक्षण विधियां भी आपका इसमें उपयोगी होता है या सहायक होता है, लेकिन छात्रों की अनुपस्थिति ये आपका इसमें गलत हो जाएगा, तो ये सहायक नहीं होगा। कौन सा तत्व प्रभावी शिक्षण में सहायक नहीं होता। तो प्रभावी शिक्षण में जो सहायक तत्व नहीं होगा वो होगा आपका छात्रों की अनुपस्थिति। तो छात्रों की अनुपस्थिति इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। तो क्यों है ये आपको इसमें बताना। तो शिक्षण जो है द्विपक्षीय प्रक्रिया किस प्रकार से है ये आपको इसमें बताना। तो फटाफट बताओ भाई। ए में दिया गया आपका केवल शिक्षक सक्रिय होता है, केवल शिक्षक सक्रिय होता है। बी में आपका दिया गया क्या, बी में दिया गया केवल छात्र सक्रिय होता है। सी में दोनों शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, और डी में कोई भी सक्रिय नहीं होता। तो क्या इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है। बताओ फटाफट इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होगा भाई। ठीक है, देखो भाई, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें छात्र और जो है छात्र और शिक्षक की दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे शिक्षक से पढ़ते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर आपका दोनों शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें कौन सा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या तात्पर्य है। शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का क्या अर्थ होता है या इसका क्या तात्पर्य होता है, ये आपको बताना है। शिक्षक का भाषण या शिक्षक का भाषण होगा, इसके अलावा छात्र की प्रतिक्रिया, और सी में दिया गया है आपका क्या, कक्षा का शोर, और डी में है पाठ्य पुस्तक।
तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का तात्पर्य होता है, ठीक है, प्रतिक्रिया का क्या तात्पर्य होगा, तो छात्र की जो प्रतिक्रिया होती है, छात्र की जो प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, छात्र की जो एक्टिविटी होगी, वही इसका सही आंसर हो जाएगा, उसी को कहा जाएगा प्रतिक्रिया। तो आपका बी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है शिक्षण के स्तर से, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके इसके अगले 5, ये शिक्षण के स्तर से लेकर संबंधित है। पहले अवधारणा से संबंधित आए 5 क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन जो है शिक्षण का जो स्तर से संबंधित है वे इसमें आपके मैं कराने वाला हूं। तो सबसे पहला है आपका विचारात्मक, विचारात्मक स्तर का शिक्षण किस पर आधारित होता है ये आपको बताना है। विचारात्मक शिक्षण का, सॉरी, विचारात्मक स्तर का जो शिक्षण होता है वो किस पर आधारित होगा ये आपको इसमें बताना है। ए में दिया गया आपका रटंत विद्या पर, देखिए रटंत विद्या पर होता है प्राथमिक स्तर का, ठीक है। दूसरा होगा तथ्य याद करना, ये भी प्राथमिक विद्या पर होगा, ठीक है। समस्या समाधान, ठीक है, ये हो सकता है। और सरल भाषा, सरल भाषा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा बताना है। बताओ फटाफट कमेंट में कौन सा आंसर सही रहेगा भाई। इसका सही आंसर होगा समस्या का समाधान करना, ठीक है। विचारात्मक स्तर पर आपका बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया जाता है, कोई आपकी समस्या दी जाती है और बच्चा उसे हल करने का प्रयास करता है, उसका समाधान करने का प्रयास करता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, अनेक विकल्पों के साथ। तो सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण का सबसे प्राथमिक स्तर कौन सा होता है, शिक्षण का सबसे प्राथमिक स्तर कौन सा होगा ये आपको इसमें बताना है। तो बताओ फटाफट शिक्षण का प्राथमिक स्तर कौन सा होगा। मैंने आपको जो है पहली क्लास में ही इन टॉपिकों के बारे में बताया था और समझाया था, ठीक है, कि शिक्षण का जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें बच्चे को रटाया जाता है, याद कराया जाता है, और निर्देश दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अध्यापक जो है वो आपका केंद्र में होता है, ठीक है। कौन होगा, अध्यापक केंद्र में होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा ये इसमें आपको बताना। तो फटाफट बताओ भाई। ए में दिया गया है आपका स्मरण स्तर, बी में है समझ स्तर और सी में है विचारात्मक स्तर और डी में दिया गया विश्लेषण स्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए यानी कि स्मरण स्तर, यानी कि रटना, याद करना, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसमें, ये आपका प्राथमिक स्तर में आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सा भाई, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, यह किस स्तर में सही है। शिक्षक मार्ग स्तर है, मार्गदर्शक होता है, यानी कि बच्चे को केवल जो है ना आपका क्या देता है, मार्ग बताता है, एक थोड़ा सा हिंट देता है, उसके बाद बच्चा खुद उस क्वेश्चन को या उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। तो किसमें ये होगा ये आपको बताना है। ए में दिया गया है आपका क्या, ए में है आपका स्मरण स्तर, बी में विचारात्मक स्तर और सी में दिया गया समझ स्तर। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। तो बताओ फटाफट, स्मरण स्तर आंसर होगा या फिर विचारात्मक स्तर होगा या फिर समझ स्तर होगा या फिर ए और बी दोनों होंगे। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई ये कह रहा है कि बच्चा जो है, बच्चे को केवल क्या जो है अध्यापक मार्ग दिखाएगा, बस मार्गदर्शन देगा, जबकि उस समस्या का समाधान बच्चा खुद निकालेगा। तो वो रहेगा कौन सा, विचारात्मक स्तर। उसमें बच्चा क्या करता है, विचार करता है, मंथन करता है, सोचता है, ठीक है, थिंकिंग करता है, ठीक है। तो विचारात्मक स्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, समझ स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो समझ स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, याद करना होगा या गहराई से समझना होगा या आंकलन करना होगा या फिर नकल करना होगा। क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट आप लोग बता दो दमादम। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, फटाफट बताइएगा, ठीक है। समझ स्तर के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, समझ स्तर का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये आपको इसमें बताना है भाई, ठीक है। फटाफट बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा, देखो याद करना तो हो नहीं सकता, ठीक है, आंकलन करना भी नहीं होगा और ना नकल करना होगा। इसका सही आंसर होगा गहराई से समझना। समझ स्तर का मतलब किसी चीज को समझना, गहराई से समझना, ठीक है, मन लगाकर पढ़ना या उसको मन लगाकर समझना। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अर्थ निकालना और तुलना करना किस स्तर की विशेषता है। बताओ भाई, अर्थ निकालना और तुलना करना, अर्थ यानी कि आपने कुछ बताया और उस बच्चे ने उस शब्द का कोई अर्थ निकाला, इसके अलावा उन शब्दों या 2 शब्द दे दिए या 3 शब्द दे दिए, उन शब्दों के बीच में तुलना करना, तुलना की बच्चे ने, तो किस स्तर में करेगा, कौन से स्तर में बच्चा जो है तुलना करता है या अर्थ निकालता है, फटाफट बता दो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा।
देखो भाई, स्मरण स्तर में तो ये होना नहीं है, ठीक है, विचार स्तर में भी नहीं होगा और ना विश्लेषण में होगा, तो किसमें होगा? समझ स्तर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका किसमें? समझ स्तर में। समझ स्तर में जब बच्चा किसी बात को, किसी टॉपिक को, किसी विषय को समझकर उसका आंसर निकालता है, उसकी तुलना करता है, उसका अर्थ निकालता है, तो उसको कहा जाएगा समझ स्तर। ठीक है भाई, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले जो क्वेश्चन आएंगे वे शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित है, ठीक है। अगले 5 क्वेश्चन जो आने वाले वे आपके शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित है। तो शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता बतानी आपको कौन सी होगी? ठीक है, शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता बताइए कौन सी होगी? ऑप्शन ए में आपका दिया गया है क्या? यह रटंत प्रक्रिया है। बी में दिया गया है यह एकांगी प्रक्रिया है। सी में दिया गया है यह उद्देश्यपरक और संवादात्मक प्रक्रिया है। और डी में दिया गया है यह केवल शिक्षक पर आधारित है। तो शिक्षण की जो विशेषताएं होंगी, कौन सी निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? क्या ये रटने की प्रक्रिया है? जी नहीं, रटने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, और ना ही एकांगी प्रक्रिया है, बल्कि ये आपकी द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ठीक है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा यह उद्देश्यपरक और संवादात्मक प्रक्रिया है। उद्देश्यात्मक और संवादात्मक प्रक्रिया इसको कहा जा सकता है। केवल शिक्षक आधारित भी इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपके बच्चे भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, छात्रों पर भी आधारित होती है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शिक्षण किस पर आधारित होता है? बताओ भाई, शिक्षण जो है वो किस पर आधारित होगा, ये आपको बताना कि टीचिंग जो है वो किस पर आधारित होती है। शिक्षण किस पर आधारित होता है, फटाफट बता दो। इसका सही आंसर क्या होगा? ए में दिया गया आपका अनुभव है, अनुभव पर, ठीक है। बी में क्या दिया गया भाई? बी ऑप्शन में दिया गया आपका प्रयोग। सी ऑप्शन में दिया गया सिद्धांत। और डी ऑप्शन में दिया गया है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसमें बताया गया है। तो बताओ भाई फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, शिक्षण जो है किस पर आधारित होता है? तो शिक्षण जो है अनुभव पर भी ये अनुभव पर भी आधारित है, प्रयोग पर भी आधारित है, सिद्धांत पर भी आधारित है, ठीक है। इसके अलावा आपका कह सकते हैं ज्ञान पर भी आधारित है, ठीक है, सामाजिक मूल्यों पर भी आधारित है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा भाई? डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? अगला क्वेश्चन है शिक्षण का केंद्र बिंदु होना चाहिए। शिक्षण का केंद्र बिंदु किसको होना चाहिए, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है, अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें, प्राचीन काल में तो अध्यापक हुआ करता था, तो शिक्षक तो आना नहीं, ना ही पाठ्यक्रम आएगा और ना ही विद्यालय आएगा। अभी फिलहाल जो है सरकार के द्वारा, यूजीसी नेट के द्वारा, या आपका जो है शिक्षा आयोग के द्वारा जो बताया गया है कि शिक्षण का जो प्रमुख केंद्र होगा वो बच्चा होगा। बच्चे के आधार पर अध्यापक को पढ़ाना है, बच्चे के आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसकी जो है उसकी समझ, उसकी जिज्ञासा के अनुसार जो है आपका टॉपिक होना चाहिए या पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक मिनट भाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका छात्र। यानी कि कुल मिलाकर आपका शिक्षण जो होगा वो छात्र आधारित होगा। कैसा होगा? छात्र आधारित होगा भाई, ठीक है, छात्र आधारित होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है फीडबैक की भूमिका होती है। तो फीडबैक की भूमिका क्या होती है ये आपको इसमें बताना है। फीडबैक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक को संतुष्ट करना। क्या फीडबैक की अच्छा, एक बात तो ये कि फीडबैक कहा किसको जाता है? देखो, जब कोई हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके बारे में जो आंकलन निकालते हैं, उसके बारे में जो हम जो है एक आपकी समरी निकालते हैं कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, खेल कूद में कैसा है, ठीक है, या फिर जो ना सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य इसके कैसे हैं, दूसरों का सम्मान करता है नहीं करता, उसको कहा जाएगा फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक की भूमिका क्या होती है ये आपको इसमें देखना। फीडबैक के फायदे क्या होंगे? फीडबैक से ये फायदा होता है कि बच्चे के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसी के आधार पर उस बच्चे को आगे पढ़ाया जाता है या ज्ञान दिया जाता है। तो शिक्षक को संतुष्ट करने की होती है? नहीं होती। छात्र को चुप कराने के लिए भी नहीं हो सकती। शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए होती है, बिल्कुल। अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नहीं कह सकते। तो सबसे सटीक जो आंसर होगा इसका वो होगा आपका सी, ठीक है। सी आंसर इसका भाई सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? सी आंसर आपका सबसे सटीक होगा। शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। तो फीडबैक का जो प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं जी कौन सा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो आ चुका है वो है भाई कौन सा? वो है जी आपका प्रभावी शिक्षण में सबसे आवश्यक तत्व। प्रभावी शिक्षण में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होगा? यानी कि अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक टीचर को सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा अपनाना चाहिए? क्या शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए? करना तो चाहिए, लेकिन सबसे प्रभावी नहीं कह सकते इसको। समय करना चाहिए, समय का भी सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन सबसे प्रभावी नहीं कहा जा सकता। दंड का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, तो प्रेरणा आ जाएगी। मोटिवेशन, मोटिवेशन इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ चुका आपका
भाग 4 यानी कि शिक्षण कौशल और विधियों से संबंधित है। शिक्षण कौशल और विधियों से संबंधित है, ये वाला टॉपिक भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। शिक्षण कौशल और विधियां भी आपका यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है उसी में आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है ये आपको बताना है। जो है प्रभावी शिक्षण का सबसे पहला चरण क्या होगा, तो क्या मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन तो बाद में किया जाएगा, ठीक है। क्या आपका उद्देश्यों की स्थापना करना होगा, हो सकता है। गृह कार्य देना होगा, गृह कार्य भी डायरेक्ट आप नहीं दे सकते। प्रश्न पूछना, प्रश्न भी जब भी पूछोगे जब आप कुछ पढ़ाओगे, ठीक है। भाई गृह कार्य या प्रश्न पूछना तो तब होगा जब आप कुछ पढ़ाओगे, मूल्यांकन भी तभी किया जाएगा। तो उद्देश्यों की स्थापना करना इसका सही आंसर हो जाएगा। सटीक जो आंसर होगा इसका सबसे, वो होगा उद्देश्यों की स्थापना करना, ठीक है भाई। चलिए जी, तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए, बताओ। अच्छा सोच के बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। 2 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। शिक्षक का मुख्य कार्य, सबसे प्रमुख जो कार्य है वो क्या होना चाहिए। केवल जानकारी देना होनी चाहिए, या परीक्षा कराना होना चाहिए, या विद्यार्थियों को सोचने हेतु प्रेरित करना चाहिए, या मौन रहना होना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आंसर आप लोगों को इसको देना है। दो फटाफट बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं भाई, ठीक है। शिक्षक का मुख्य जो कार्य होता है वो होगा विद्यार्थियों को सोचने हेतु प्रेरित करना, उनको जो है सब्जेक्ट में जिज्ञासा उत्पन्न करना उनके अंदर, ठीक है। और जो ताकि वे जो है मोटिवेशनल हो सके। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा सी। देखो जानकारी देना तो हुआ नहीं कि केवल जानकारी, देखो जानकारी देना है लेकिन ऐसा नहीं कि केवल जानकारी ही देना है, और ऐसा भी नहीं कि परीक्षा कराना बस, ठीक है, और कुछ काम करना ही नहीं है। इसके अलावा मौन रहना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सी आंसर इसका सबसे सही हो जाएगा आपका। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कक्षा में विद्यार्थियों की भिन्नता को देखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की भिन्नता, भिन्नता मतलब अलग अलग प्रकृति के बच्चे हैं, अलग अलग जाति के बच्चे हैं, अलग अलग समुदाय के बच्चे हैं, ठीक है। और अलग अलग जेंडर के बच्चे हैं, कोई लड़की है कुछ लड़के हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चों की जो भिन्नता है, ठीक है, मानसिकता के आधार पर भिन्नता देख सकते हैं, ठीक है, सामाजिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, सभी प्रकार की भिन्नता को देखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या एक ही पद्धति को अपनानी चाहिए, या सभी को अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर विविध शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए, या फिर केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। देखो भाई एक ही पद्धति तो अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में ना आवे। अगर आप एक ही पद्धति से समझाओगे, एक ही तरीके से समझाओगे, तो हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में आ जा और कुछ की समझ में ना आवे। तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। इसके अलावा सभी देखो, सभी को अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अनदेखा करोगे तो बाहर चले जाओगे भाई आप, ठीक है। बच्चों को पढ़ाओगे कैसे फिर, जब अगर बच्चों को आप अनदेखा कर दोगे, अलग अलग प्रकृति के बच्चे हैं, भिन्नता के बच्चे हैं, तो आप उनको अनदेखा कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, केवल मेधावी यानी कि जो होशियार बच्चे हैं केवल उन्हीं को पढ़ाओगे, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ये भी नहीं, तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन रह गया। विविध शिक्षण विधियां अपनाएंगे, यानी कि जो है बच्चों की क्षमता के अनुसार, बच्चों की संस्कृति, बच्चों के जो है कल्चर, बच्चों के सामाजिक, बच्चों के बौद्धिक विकास के स्तर को देखते हुए अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि उनकी आसानी से समझ में आ सके, बच्चे उस टॉपिक को समझ सके, या बच्चे जो है आप जो पाठ्यक्रम उनको पढ़ाना चाहते हैं, जो चीज अपनी, जो अपनी बात आप बच्चों को समझाना चाहते हैं, उस बात को वे समझ सकें, उसको हल कर सके, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सी आंसर सही होगा इसका। नियमित पुनरावृत्ति किस प्रकार की शिक्षण तकनीक है, बताओ भाई। रचनात्मक है, या स्मरणात्मक है, या प्रेरक है, या फिर मूल्यांकनात्मक है, बताओ कौन सी होगी, ठीक है। फटाफट आंसर दो इसका जो है, इस क्वेश्चन का। नियमित पुनरावृत्ति किस प्रकार की शिक्षण तकनीक है। नियमित पुनरावृत्ति किस प्रकार की शिक्षण तकनीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट बता दो भाई इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका क्या होगा, फटाफट बताओ, ठीक है, फटाफट बता दो। देखो भाई रचनात्मकता जो है ये कह रहा है नियमित पुनरावृत्ति किस प्रकार की शिक्षण तकनीक है। नियमित पुनरावृत्ति का मतलब है कि स्मरणात्मक, स्मरण मतलब याद करना, नियमित। मान लो ए बच्चे को दे दिया ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है। तो बच्चे को दे दिया, क्या करना, बच्चे को स्मरण करना, उसका बार बार उसको रटना। स्मरण मतलब रटना, बार बार पुनरावृत्ति करना, रटना, ठीक है, रटना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, स्मरणात्मक आ जाएगा, ठीक है, स्मरणात्मक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे को उसमें रटना है, केवल याद करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। तो शिक्षण तकनीक कौन सी होगी, बी आपका, यानी कि स्मरणात्मक तकनीक का प्रयोग इसमें किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है प्रोजेक्ट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है।
बताओ भाई, प्रोजेक्ट जो विधि होती है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों को चुप रखना है? बिल्कुल भी नहीं है। रटंत विद्या को बढ़ावा देना है? रटंत विद्या को बढ़ावा नहीं देना। समस्याओं को हल करना, ये हो सकता है। पाठ्य पुस्तक को पूरा करना भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा भाई आपका सी। सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि का जो आपका मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा समस्याओं को हल करना, समस्या का समाधान निकालना। ठीक है, चलिए जी, तो आंसर रहेगा इसका भाई आपका सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आखिरी 5 क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक की भूमिकाओं के बारे में है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? बताओ भाई, एक अच्छा शिक्षक कैसा होगा? ठीक है, कठोर होगा या फिर निरपेक्ष होगा? ठीक है, या फिर प्रेरक और मार्गदर्शक होगा, या केवल मूल्यांकनात्मक करता होगा, मूल्यांकन करता होगा, यानी कुल मिलाकर रिजल्ट देख रहा है बस। ठीक है, रिजल्ट देख रहा है, पेपर करा रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। या फिर कठोर है, बहुत ज्यादा सख्त है, या फिर निरपेक्ष है? ठीक है, निरपेक्ष है यानी कि है ही नहीं किसी तरीके से। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक कैसा होगा? निरपेक्ष उसको कहा जाएगा जिसकी कक्षा में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। कठोर उसको कहा जाएगा जो ज्यादा सख्त होगा, है? जबकि एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए? प्रेरक। प्रेरक यानी कि बच्चों को ज्ञानदाता, प्रेरणा देने वाला, और मार्गदर्शक यानी कि उनको थोड़ा सा समझा सके, बता सके, ताकि वे उस कार्य को आसानी से खुद मेहनत से लगन करके कर सकें, तो उसको कहा जाएगा प्रेरक एवं मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का नैतिक दायित्व कैसा होता है? तो शिक्षक का नैतिक दायित्व क्या होगा? अधिक अंक देना होगा। अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं कर रखा तो अधिक अंक कहां से देगा? समय से पहले छुट्टी करना, ये भी गलत है। निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार करना, और केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल अनुशासन बनाए रखना भी नहीं होगा। सही और सटीक आंसर जो होगा देखो, वो होगा आपका कौन सा? सी। ठीक है, निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार करना, अधिक अंक देना नहीं होगा, समय से पहले छुट्टी करना नहीं होगा, और ना ही अनुशासन बनाए रखना होगा। केवल केवल अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन बनाए रखना ठीक है, लेकिन केवल अनुशासन बनाए ही रखना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध? भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बता दो फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, औपचारिक होना चाहिए? जी नहीं। अनौपचारिक होना चाहिए? अनौपचारिक भी नहीं होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक, अनुशासनात्मक, तो सही आंसर होगा सी, सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक। एक अध्यापक और बच्चे के बीच में जो संबंध होंगे आपस में, वे ऐसे संबंध होने चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक हो, एक दूसरे की हेल्प करें। बच्चे जो है, टीचर बच्चों की हेल्प करे, और बच्चे उसको याद करके आए, पढ़ के आए, ठीक है, अच्छा रिजल्ट दें, तो उससे क्या होगा? अध्यापक को भी फायदा होगा। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा? सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक संबंध दोनों के बीच में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक को कक्षा में किन गुणों को प्रकट करना चाहिए? शिक्षक को कक्षा में किन गुणों को प्रकट करना चाहिए, तो बताओ फटाफट, कौन कौन से गुणों को शिक्षक को प्रकट करना चाहिए? बता दो भाई फटाफट इसका आंसर। क्रोध और अनुशासन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। देखो, क्रोध का प्रयोग करेगा तो काम नहीं चलने का। धैर्य और समझदारी हो सकता है। तटस्थता यानी कि कठोरता और सख्ती, बहुत कठोरता से पढ़ाना, बिल्कुल गलत। मौन और कठोरता, ये भी नहीं होगा। तो धैर्य और समझदारी, धैर्य और समझदारी के गुणों को प्रकट करना चाहिए कक्षा में। एक अच्छे अध्यापक को कक्षा में धैर्य रखना चाहिए, और समझदारी उत्पन्न करनी चाहिए या प्रकट करनी चाहिए बच्चों के बीच में, ताकि बच्चे उसका सम्मान कर सकें और वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है, तो शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होगा जो है, तो क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक टीचर की? तो छात्रों की आलोचना करना होता है? जी नहीं। केवल सिलेबस पूरा करना? देखो, केवल सिलेबस पूरा करना भी नहीं है, केवल सिलेबस पूरा करना भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों ऑप्शन तो होने नहीं। छुट्टी जल्दी करना भी नहीं हो सकता। तो रह गया कौन सा? छात्रों में नैतिकता, सोच और विवेकशीलता का विकास करना। छात्रों का मानसिक, बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक और लैंगिक और ठीक है, और शारीरिक सभी प्रकार का विकास करना ही एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है, ताकि उन बच्चों को नैतिक बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, उनके अंदर अच्छी समझ पैदा की जा सके। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये थे भाई आज के आपके क्वेश्चन। ठीक है, ये आज के आपके 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद कल फिर जो है इसी टॉपिक से संबंधित मैं आपको 25 क्वेश्चन और दूंगा, इसी टॉपिक से संबंधित, और फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका जो है, इसमें आपके अगले 25 क्वेश्चन और मैं आपको कल की क्लास में 25 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो कुल मिलाकर इसके 50 एमसीक्यू आपके हो जाएंगे।
उसके बाद में इसका आपका जो है PYQ भी जो पिछले सालों के एग्जाम आए हैं यूजीसी नेट में, और इस यूनिट नंबर 1 से जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैं आपको लाने का प्रयास इसमें करूंगा भाई आपका। ठीक है, तो आपकी आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं। और भाई आपके कितने क्वेश्चन इन 25 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आपको जो 25 क्वेश्चन दिए गए हैं आज के, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन कितना स्कोर किया है? ठीक है, तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना कि भाई कितने क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें सही किए हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके, कितने अंक आपके इसमें आए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही इसमें किए हैं। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार।